नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन इस क्लास के अंतर्गत जो प्राध्यापक ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी राजस्थान के अंदर बात करें अपन आरपीएससी 2018 यानी आरपीएससी के द्वारा 2018 में ड्राइंग एंड पेंटिंग का ग्रेड फर्स्ट के लिए जो एग्जाम करवाया गया था, उस एग्जाम में जो चित्रकला से संबंधित जो पेपर आया था अपने ड्राइंग एंड पेंटिंग की, उस पेपर को अपन क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब इस पेपर को हल कराने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल जो सबसे बड़ी भर्तियां देखी जाए तो दो भर्तियां आ रही है। एक तो आरपीएससी में आ रही है यानी ग्रेड फर्स्ट की, आरपीएससी में ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ रही है, और दूसरी आ रही है यूपी में टीजीटी और पीजीटी की, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम आए हुए। तो अब इन दोनों एग्जाम में क्या है, अपन को अब आगे जो पेपर्स अपन हल करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लेके आने वाला हूं। क्या? प्रैक्टिस पेपर। अब मैं प्रैक्टिस पेपर उसी आधार पे आपको करवाऊंगा जो आप नीचे कमेंट करेंगे। यानी क्योंकि वैसे देखा जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और आरपीएससी का जो ड्राइंग के अंदर जो सिलेबस है अपना, यानी सिलेबस है, उस सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर है, यानी बहुत ज्यादा अंतर है। तो अपन क्या है, किस आधार पर यानी किसके जो पेपर्स हैं वो मैं पहले करवाऊं, आरपीएससी के आपको आरपीएससी संबंधित प्रैक्टिस पहले करवाऊं या यूपी से संबंधित जो पेपर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस पहले करवानी है। तो जो आप नीचे कमेंट में जाकर के आप कमेंट करें, यानी आरपीएससी, जो बच्चे आरपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो आरपीएससी के लिए अपनी राय रखें, और यूपी वाले बच्चे हैं वो यूपी के लिए क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और या फिर आप ये भी सुझाव देना मेरे को कि या आरपीएससी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इक्वल प्रैक्टिस पेपर बनवाया जाए। ठीक है, तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय देंगे। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आपकी राय के बिना इस चैनल पर बहुत ही कम वीडियो बनाए जाते हैं, यानी जैसे बच्चों की राय होती है, जैसे बच्चों की मांग होती है, उसके अनुसार ही आपके वीडियो चलते रहते हैं। और स्पेशली यूपी वाले बच्चे हैं, उनके कमेंट मेरे पास पर्सनली कमेंट बहुत आते हैं कि सर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करवाएं। तो अब जिनका ज्यादा सपोर्ट रहेगा, जो बच्चे ज्यादा अपनी राय व्यक्त करेंगे, उसके अनुसार मैं आने वाले जो अपने वीडियोस हैं उनमें उसके आधार पर प्रश्न उत्तर लेके आने वाला हूं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का ये जो पेपर है इसकी करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1, लाल नारंगी रंग योजना कहलाती है, यानी लाल नारंगी और नारंगी रंग योजना है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समीपस्थ रंग योजना। प्रश्न नंबर 2, किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? तो पंच पांडु के नाम से जो गुफाएं जानी जाती है वो कौन सी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न, पोथी चित्रण, यानी पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ? तो पोथी चित्रण का आरंभ है ये पाल शैली से माना जाता है। चोर पंचाशिखा के रचयिता है, यानी चोर पंचाशिखा ये जो ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? विल्हण, यानी विल्हण के चोर पंचाशिखा के रचयिता कौन है? विल्हण। अगला प्रश्न, राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? तो राग और रागिनियों का जो अंकन है ये राजस्थानी शैली में सर्वाधिक किया गया। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं रागमाला। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? तो मुगल चित्रकला है जो भारतीय और पारसी, यानी इंडियन और पर्शियन शैली का क्या है, शैलियों का परिणाम मानी जाती है या मिश्रण मानी जाती है। अगले प्रश्न पर बात करें तो मुगल कला शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? यानी मुगल शैली का पतन होने के बाद कौन सी शैली का जन्म हुआ? तो अपन को पता है मुगल शैली और राजस्थानी शैली है, ये दोनों तो पैरेलल थी, एक दूसरे के समानांतर थी। अब इन शैलियों यानी इन शैलियों का पतन होने के बाद जो शैली पनपी थी वो थी कंपनी शैली। कंपनी की शैली के बाद कौन सी शैली आई? बंगाल शैली, और बंगाल शैली के बाद आई थी अपनी आधुनिक शैली। तो इसका सही आंसर होगा कंपनी शैली, जिसे पटना शैली भी कहा जाता है। पटना शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो पटना शैली की बात करें तो अपन सबसे पहले देख ले मंसूर, बिशनदास और मिस्किन, ये तीनों तो
मुगल शैली के कलाकार है। तो बचा कौन है? सेवकराम। तो ये सेवकराम है, ये पटना शैली का कलाकार माना जाता है। अगला प्रश्न, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां यानी चिनार ट्री एंड स्क्विरल्स। तो ये चिनार वृक्ष पर जो गिलहरियां नामक ये जो चित्र है, इस चित्र में क्या है? गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है? इनमें गिलहरियां किसने बनाई? तो इसमें गिलहरी बनाई थी अबुल हसन के द्वारा। अगला प्रश्न, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो क्या है? अनवर ए सुहेली। इसमें ध्यान रखना पंचतंत्र में है क्या? पंचतंत्र में कालीला है और दामिना है नामक जो दो गिदड़ है। कौन है? दो गिदड़। तो कालीला और दामिना है नामक जो दो गिदड़ है, इन दो गिदड़ों की क्या है? कथा इस पंचतंत्र के अंदर बताई गई है। अगला प्रश्न, कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है, यानी इनमें से कांगड़ा शैली में किन विषयों पर चित्र नहीं किया गया? रामायण, महाभारत, रसिक प्रिय पर तो किया गया, लेकिन पंचतंत्र पे नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस ने चित्रित किया? तो चैतन्य का गृह त्याग नामक चित्र है, ये छितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित किया गया था। अंतराल में गहराई ये कहता है कि डिपिक्ट्स डेप्थ इन स्पेस। ये कहता है कि अंतराल में गहराई दर्शाने के लिए क्या प्रदर्शित होता है? तो अंतराल में अगर गहराई दर्शानी हो तो आप क्या करोगे? परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करोगे। हर्षत माता मंदिर की मूर्ति यानी हर्षत माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो हर्षत माता जो मंदिर है, इस मूर्ति की जगह कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इस मंदिर के लिए जो जगह प्रसिद्ध है वो है आभानेरी, और आभानेरी कहाँ है? दौसा है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ? तो बात करें एलिफेंटा में, तो एलिफेंटा में भगवान शिव की मूर्तियों का निर्माण है वो सर्वाधिक हुआ। 1031 ईस्वी में देलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया था? तो देलवाड़ा का प्रथम मंदिर है जो विमल शाह ने बनवाया था, इसलिए इस मंदिर को विमल व सही मंदिर भी कहा जाता है। देलवाड़ा कहाँ है? देलवाड़ा है माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ? तो सारनाथ का सिंह स्तंभ है जो अशोक के काल में निर्मित हुआ, और इसी अशोक स्तंभ को अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी एम्बलम घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलें। चाम्रग्राहिणी शिल्प है, तो चाम्रग्राहिणी ये दीदारगंज के यानी पटना के पास दीदारगंज से ये मूर्ति मिली है, और ये मूर्ति किस काल की है? ये मौर्य काल की मूर्ति मानी जाती है। पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल है जो गुजरात का पुरातात्विक यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। भैंसों के कलाकार के रूप में कौन सा भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार है? तो भैंसों का कलाकार कौन सा कहलाता है? P.N. चोइल यानी परमानंद चोइल कहलाता है। संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार कौन है? तैयब मेहता माने जाते हैं। एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे, हालांकि ये प्रश्न क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, क्योंकि एन.एस. बेंद्रे है जो भारत के किस टाइप के कलाकार थे? तो ये क्या थे? ये प्रभाववादी कलाकार थे। ये प्रथम जोड़कर इन्होंने क्या इस प्रश्न को हटा दिया, ये प्रश्न विवादित हो गया। तो भारत एन.एस. बेंद्रे है जो भारत के प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, पहली और दूसरी सूची को मिलाते हुए निम्नलिखित संकेत सूची यानी कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। आपको बताना, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? मधुबनी है पेंटिंग बिहार की। तो 1 में 4 देख लो आप, जिसमें 1 में 4 नहीं है उसको हटा दो। ये ए है, ए में 4 नहीं है, इसमें नहीं है, इसको कट करो, और इसमें ए में 4 नहीं है, इस ऑप्शन को कट करो। यानी मैं तरीका बता रहा हूं आपको प्रश्न उत्तर है हल करने का, ठीक है। फिर बात करें अपन, फड़ चित्र पूछ रहा है, तो फड़ चित्र किसकी है? फड़ चित्रकला है जो राजस्थान की है, जो प्रसिद्ध है। तो आपको देखना है बी में 1 नंबर, किस में देखना है? बी में देखना है आपको 1 नंबर। तो ये बी और बी में देखो यहां 1 नंबर नहीं है, तो इस ऑप्शन को क्या कर दो? हटा दो। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब इसका आप देख लो, वर्ली कहां की है? तो वर्ली देखो 3 नंबर में, वर्ली महाराष्ट्र की है। और जबकि पट चित्रण की बात करें तो पट चित्र है जो उड़ीसा के प्रसिद्ध माने जाते हैं। पट चित्र कहां के प्रसिद्ध है? ये उड़ीसा के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है, यानी राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कौन सी शैली को कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में मारवाड़ शैली को राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ माना जाता है ओध निरुक्ति वृत्ति। अगले प्रश्न की बात करें तो अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है?
तो अपभ्रंश शैली का जो अपभ्रंश शैली है इसका विकास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। कौन से? जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? तो हमजानामा के चित्रों की बात करें तो ये कपड़ा, यानी ये चित्र कपड़े पर बनाए गए हैं, इसलिए आरपीएससी ने इसका सही आंसर क्या माना है? कैनवास माना है। यानी आरपीएससी ने तो इसका आंसर क्या माना है? कैनवास माना है। हालांकि कैनवास बहुत बाद में आया था, जब इसके कोर्ट में रीट पहुंची तो उन्होंने ये जवाब दे दिया कि कैनवास का मतलब क्या होता है? कपड़ा तो होता है, तो इसलिए इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को क्या माना? सही माना है। बात करें अपन कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए? तो कुंडल चित्र चीन, जापान और भारत देशों में क्या है? बनाए गए थे। अगला प्रश्न, साइन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती है? तो साइन मुद्रा में सर्वाधिक जो मूर्तियां मिलती है वो मूर्ति भगवान विष्णु की। किसकी मिलती है? भगवान विष्णु की मिलती है। निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। तो महिला कलाकार कौन है? गोगी सरोज पाल। निम्नलिखित किस एक समूह है कि सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? यानी ये जो दिया गया ऑप्शन इनमें से एक ऐसा समूह है जिसके सारे कलाकार क्या माने जाते हैं? मूर्तिकार माने जाते हैं। तो अपन नीचे से देखते हैं, GR संतोष, DP राय चौधरी और PN चोइल और जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन का आपको सबको पता है, PN चोइल का सबको पता है, ये क्या नहीं है? मूर्तिकार नहीं है। फिर देखो राम किंकर बेंच, राम कुमार और राम गोपाल विजयवर्गीय, तो अपन को पता है राम गोपाल विजयवर्गीय और राम कुमार ये क्या नहीं है? ये मूर्तिकार नहीं है। फिर बात करें PV जानकीराम, कृपाल सिंह शेखावत, इधर पकड़ लो, पहचान लो, कृपाल सिंह शेखावत मूर्तिकार नहीं। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंखो चौधरी और राम वी सुतार ये क्या है? मूर्तिकार माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? तो सांची में जो शिल्प है जो प्रदर्शित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप की बात करें तो सांची का जो स्तूप है वो कहाँ? विदिशा में है, यानी मध्य प्रदेश में। और ये जो सांची का स्तूप है ये शुंगकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यानी शुंगकालीन कला के क्या माने जाते हैं? उदाहरण माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में? तो सबको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो बनाई गई लाट है ये लोहे की लाट है। कहाँ है? मेहरौली, दिल्ली में है, यानी कुतुब मीनार के जस्ट सामने बनाई गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ। तो भारतीय मूर्तिकला में हास्य और व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से भरहुत में किया गया था। मथुरा मूर्ति शिल्प, यानी मथुरा की मूर्ति शिल्प की बात करें तो मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाए गए थे? तो बात करें इसमें काला संगमरमर और नीला हो ही नहीं सकता, तो क्या ऑप्शन में? लाल बलुआ पत्थर, यानी रेड सैंड स्टोन से ये मूर्तियां बनाई गई थी। अगला प्रश्न, सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में है? तो सहस्त्रबाहु यानी सासबहु जो मंदिर है वो कहाँ है? ये उदयपुर संभाग में है। यानी सहस्त्रबाहु जो मंदिर है ये कहाँ है? उदयपुर संभाग में माना जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथा है उनसे संबंधित जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है जातक। अगला प्रश्न, कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर है किसके शासन में पहुंचा? तो कुषाण राजवंश है जो अपने चरमोत्कर्ष यानी अपने स्वर्ण काल है जो किसके काल में पहुंचा था? ये पहुंचा था कनिष्क के काल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्थुणा मंदिर समूह है किस जिले में स्थित है? तो जो अर्थुणा मंदिर है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो अर्थुणा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म के मंदिर है माने जाते हैं। अर्थुणा में जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर माने जाते हैं। मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? तो मूर्तियों पर जो ओपदार पॉलिश है ये मौर्य काल में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी पॉलिश्ड सैंडस्टोन से संबंधित जो मूर्तियां हैं जो सर्वाधिक मौर्य काल में बनाई गई थी। ठीक है, तो जो मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश है ये मौर्य काल की क्या है? विशेषता मानी जाती है या देन है ये कह सकते हैं अपन। चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी में हर्षत माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्षत माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो ये माना जाता है कौन सा? आभानेरी। ये कौन सा स्थान माना जाता है? आभानेरी माना जाता है। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे माना जाता है किस नाम से? धारापुरी। और ये कितना? मुंबई से 6 किलोमीटर दूर है।
अगला प्रश्न, आमेर किला जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर है जो तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जगत शिरोमणि मंदिर है। ये क्या है? तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न, सारनाथ के स्तंभ के प्रगह की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण है। यानी सारनाथ का जो स्तंभ प्रगह है, जो स्तंभ है, उसकी चौकी पर कौन से 4 पशु है जो अंकित किए गए हैं? तो इधर अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो वृषभ घोड़ा गाय नहीं है, इधर देखो वृषभ महिष घोड़ा, यहाँ भी गाय नहीं है, और इस ऑप्शन में देखो यहाँ नीचे वाले में देखो इसमें क्या नहीं है? महिष नहीं है। तो क्या है? वृषभ घोड़ा, शेर और हाथी है। यानी इधर देखो बुल, हॉर्स, लॉइन और एलिफेंट है, ये 4 माने जाते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपने वास्तविक नाम की अपेक्षा उपनाम कौन सा मणिदा के रूप में अधिक जाना गया? तो मणिदा के रूप में कौन जाने जाते थे? केजी सुब्रमण्यम जाने जाते थे। अगला प्रश्न, सही मिलान करें। तो बात करें अपन नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस का कौन सा है? भीष्म है। अब ध्यान रखना भीष्म जो यानी भीष्म जो प्रतिज्ञा नामक चित्र है ये राजा रवि वर्मा ने भी बनाया था, लेकिन यहां पर आप सीधा राजा रवि वर्मा से मत करना। पहचानने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं ऐसे प्रश्नों को कैसे पहचानते हैं। इसमें देखो एम.एफ. हुसैन का क्लियर है, एम.एफ. हुसैन का मदर टेरेसा है। तो देखो डी में सी देख लो, ये डी है, और इस डी में देखो डी में डी कट, डी में डी कट, डी में डी कट, क्या है? डी में सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। एक ही प्रश्न से निकल गया, यानी एक ही आंसर से आपका सही निकल गया। अब देख लो ए में बी, नंदलाल बोस का कौन सा हो गया? भीष्म हो गया। अमृता शेरगिल की बात करें तो इन्होंने पहाड़ी स्त्रियां बनाई थी, और राजा रवि वर्मा की बात करें तो इन्होंने उषा और अनिरुद्ध बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाबर ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी को भारत लाया, बिल्कुल गलत है। यानी कथन नंबर 1 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बाबर नहीं लाया, इसको तो हुमायूं लेके आया था इन दोनों को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें देखो आप कटा दो, ए सही, यानी इसको तो कट करो। ए गलत, ठीक है, रहने दो एक बार। ए और आर दोनों, यानी ए सही और आर गलत, ये कट, यानी ये 2 तो क्या कर दो आप? सीधा ही कट कर दो। अब बचा है देखो क्या है? मीर सैयद अली और जो अब्दुस्समद सिराजी है, ये दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं था। इनमें एक व्यक्ति चित्रण था, और दूसरे की बात करें तो दूसरा ग्राम्य चित्रण में क्या था? माहिर था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ए और आर ऑप्शन दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ए एंड आर इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सही मिलान करें। सही मिलान की बात करें, द्वारका प्रसाद शर्मा, पी.एन. चोइल, कृपाल सिंह शेखावत और गोवर्धन लाल जोशी। इसके अलावा बात करें तो अपन पहचानने के लिए तो सबसे पहले अपन देखें गोवर्धन लाल जोशी का अपन को पता है कौन सा है? गणगौर की सवारी है। यानी गणगौर की सवारी नामक ये चित्र किसका है? ये गोवर्धन लाल जोशी का है। तो आप देख लो डी में ए, तो डी में ए जहां नहीं है उसको तो हटाओ। जिस ऑप्शन में क्या नहीं है, यानी डी में ए नहीं है उसको तो हटा दो। अब बचे हुए 2 ऑप्शन है ये। अब इनमें आपको ये पता लगाना है, कृपाल सिंह शेखावत की बिल्कुल पता है कौन सा है? डैफोडिल से। कौन सी है? डैफोडिल से। तो सी में डी, तो सी में डी देख लो, सी में डी यहां भी है, यहां भी है। फिर बात करें अपन द्वारका प्रसाद शर्मा, तो पता है अपन को द्वारका प्रसाद शर्मा की कौन सी है? द्वारका प्रसाद शर्मा की है प्रसव पीड़ा। कौन सी है? ए में बी। तो ए में बी यहां मिल जाएगा आपको। और पी.एन. चोइल की सबको पता है, पी.एन. चोइल की कौन सी है? खिड़कियां हैं। तो पी.एन. चोइल की कौन सी मानी जाती है? खिड़कियां मानी जाती है। तो ये सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही मिलान करें सूची ए को बी के साथ। बात करें सतीश गुजराल, रामगोपाल विजयवर्गीय, निकोलस रोरिक और जी.आर. संतोष। तो इधर देखो वॉश टेक्निक, पर्वत श्रृंखला, तंत्र कला और म्यूरल। अब अपन को पता है इनमें से जो सतीश गुजराल है ये क्लियर सबको पता है सतीश गुजराल क्या बनाया करता था? म्यूरल। ये म्यूरलिस्ट भी था, यानी इसके अलावा बात करें वास्तुकार भी था, ये चित्रकार भी था, ये सब कुछ था, यानी ये सब कुछ था। इसलिए बात करें तो ए में डी देख लो आप। सबसे पहले जिस ऑप्शन में ए में डी नहीं है उसको क्या कर दो? कट कर दो, सीधा सीधा ही कट कर दो। ए में डी 2 ऑप्शन में नहीं है तो 2 नंबर और 3 नंबर कट हो गया। अब बात करें ए में डी यहां है, ए में डी यहां है। बात करें रामगोपाल विजयवर्गीय, सबको पता है रामगोपाल विजयवर्गीय किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉश टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है। तो बी में देख लो आप ए, तो बी में देख लो आप क्या देखना है? बी में ए, बी इधर बी और बी में क्या देख लिया? ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहां सी आते ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा।
तो जो सतीश गुजराल है ये म्यूरल के लिए प्रसिद्ध है, रामगोपाल विजयवर्गीय जो वॉच टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है, और निकोलस रोरिक का भी सबको पता है ये कैसे, ये पर्वत श्रृंखला बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और GR संतोष ये तंत्र कलाकार कहलाता है। तो यहां से ये प्रश्न निकल जाता है। प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से? तो साहबदीन और मनोहर की बात करें तो आपको पता है ये राजस्थान की मेवाड़ शैली से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? तो अमृता शेरगिल है ये गोगिन से क्या थी? प्रभावित थी। पॉल गोगिन से क्या थी? ये प्रभावित थी। तो देखो पॉल गोंगव आ रहा है इधर, आप क्या करना इंग्लिश वर्जन इसका जरूर देखना। ये देखो पॉल गोगिन। अगला प्रश्न, चोल काल यानी चोल काल में निर्मित कौन सी नटराज मूर्ति का माध्यम है? तो ये किस मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई थी? ये कांस्य माध्यम यानी कांस्य धातु की बनी हुई मूर्ति है। निम्नलिखित में से रामकिंकर बेंच कौन निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन नहीं है? इनमें से ऐसे कौन से कलाकार जो मूर्तिकार नहीं है? रामकिंकर बेंच का पता है, PV राम, जानकी राम है, धनराज भगत। तो ये तीनों तो मूर्तिकार है, तो ये लक्ष्मण पे इनमें मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न, बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला? गोल्डन बियर की बात करें, स्वर्ण भालू यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं स्वर्ण भालू। तो स्वर्ण भालू ये जो पुरस्कार है ये किसको मिला था? MF हुसैन को मिला था। अगला प्रश्न, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उप प्राचार्य यानी उपाचार्य या उपप्राचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल शैली का व्यापक प्रसार किया? तो ये कलाकार कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे। अगला प्रश्न, स्टेला क्रेमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? तो स्टेला क्रेमरिस तो उसी को घनवादी कहेगी जो घनवादी है। तो कौन है? क्यूबिज्म यानी इंग्लिश वर्जन देख लो आप क्या है, क्यूबिस्ट पेंटर। तो क्यूबिस्ट पेंटर कौन था? गगनेंद्रनाथ ठाकुर था। बंगाल शैली को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है? यानी कौन सा कलाकार है जो बंगाल शैली को बढ़ावा नहीं दिया? तो नंदलाल बोस ने दिया, DP राय चौधरी ने दिया, सदाचरण उकील ने दिया, जबकि राजा रवि वर्मा बंगाल शैली को बढ़ावा नहीं देते थे। ये तो क्या कंपनी शैली में कार्य किया करते थे यानी ऑयल पेंटर थे। और बंगाल शैली कैसी थी? बंगाल शैली थी वॉश चित्रण से प्रेरित शैली। तो बंगाल शैली के कलाकार ज्यादातर वॉश चित्रण में कार्य करते थे और राजा रवि वर्मा तेल चितेरा माने जाते हैं। और राजा रवि वर्मा है जिसको अपन बंगाल शैली में नहीं पढ़कर इन्होंने किसको? कंपनी शैली को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न, सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? तो अर्जुन लाल प्रजापति को सन 2010 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अमरनाथ सहगल को किस रूप में जाना जाता है? तो अमरनाथ सहगल कोई संगीतज्ञ नर्तककार और फिल्मकार नहीं था, ये क्या था? ये मूर्तिकार था। अगला प्रश्न, अनीश कपूर कौन थे? अनीश कपूर अपन को पता है भारतीय मूर्तिकार तो थे ही थे, लेकिन ये क्या कहलाते हैं? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार। वैसे अगर ब्रिटिश भारतीय चित्रकार और आता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहां तो देखो उन्होंने क्या दिया? ब्रिटिश भारतीय स्थापत्यकार नहीं था, लेखक नहीं था, नृत्यकार नहीं था। 3 ऑप्शन तो सीधे ही कट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न, मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। मूर्तिकला की तरह इनमें से कौन सी कला बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है इंस्टॉलेशन आर्ट। यानी मूर्तिकला से प्रभावित होकर के या मूर्तिकला का एक दूसरा भाग माना जाता है प्रयोगात्मक कला में, वो कौन सी है? इंस्टॉलेशन आर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं संस्थापन कला। उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है। तो प्रसिद्ध वास्तुकार की बात करें तो सबको पता है चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ये सारा कौन था? ये सतीश गुजराल माना जाता है। जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प यानी मूर्तियां बनाने वाली महिला मूर्तिकार कौन थी? तो ये कौन थी? ये थी मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न, देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि रही। तो देवकी नंदन शर्मा है जो वनस्थली विद्यापीठ में कार्य किया था। सुमहेंद्र कुमार थे। तो सुमहेंद्र कुमार कौन थे? तो सुमहेंद्र कुमार नृत्यकार नहीं थे, संगीतकार नहीं, छायाकार नहीं, ये क्या था? ये मूर्तिकार माना जाता है। वरिष्ठता के आधार पर सही कर्म को चुने। तो सही कर्म अगर अपन चुने तो इसमें देखो आप MF हुसैन है सबसे पहले, और फिर SH रजा है, और फिर सतीश गुजराल है। तो ऑप्शन नंबर 3 वरिष्ठता के आधार पर। किस आधार पर देखना है इसको? आपको देखना है जन्म के आधार पर। अगला प्रश्न चले, गुलाबी काल का संबंध है। तो ये नीला, गुलाबी, ये सारे काल किससे संबंधित रहे थे? ये पिकासो से संबंधित रहे थे। बेले नृत्यों को चित्रित किसने किया था? यानी बेले नृत्यों का चितेरा ही यूं मान लो कि
कौन था? तो ये कौन था? एडगर देगा था। इधर देखो इंग्लिश वर्जन देख लेना आप, देगा यहाँ पर देग्स भी मिल सकता है, देगास भी मिल सकता है, तो आप ध्यान रखना बेले नृत्यों को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? एडगर देगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले थे? तो पल्लावरम से पाषाणकालीन औजार है जो मिले थे। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न ताड़पत्रीय ग्रंथ है, तो यह प्रश्न भी क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया, क्योंकि यहां नेमिनाथ चरित्र और विनय पिटक में क्या हो गया था? मतलब संघर्ष हो गया था, इस वजह से इसको क्या कर दिया? प्रश्न को हटा दिया है। ठीक है, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र की बात करें तो कामसूत्र की जो रचयिता थे वो कौन थे? वात्स्यायन थे। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्स्यायन माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना कौन सी? तो भरत मुनि का कौन सा है? नाट्य शास्त्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्र सूत्र है ये 9 अध्यायों में विभक्त माना जाता है, 9 अध्यायों में बंटा हुआ है। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो नग्नजीत या भयजीत का जो ग्रंथ है वो है चित्र लक्षण। अगले प्रश्न की बात करें तो भट्ट नायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। तो भट्ट नायक का जो रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण है वो कहलाता है भुक्तिवाद। कौन सा है? ये भक्तिवाद नहीं है, इधर इंग्लिश वाला देखो आप क्या मिलेगा? आपको भुक्तिवाद मिलेगा, भुक्तिवाद। अगला प्रश्न, 9वां रस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री से सम्मिलित, यानी सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया? यानी यूं कहें तो 9वां रस है जिसको किस सौंदर्य शास्त्री ने दिया था? तो वो दिया था अभिनव गुप्त ने। और कौन सा रस दिया था? उन्होंने दिया था शांत रस। आलंबन व उद्दीपन किस प्रकार के हैं? तो आलिंबन और उद्दीपन है ये दोनों क्या है? विभाव माने जाते हैं। कुल संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। अगले प्रश्न की बात करें, कोलाज का आरंभ माना जाता है तो ये घनवाद से माना जाता है। आरंभकर्ता कौन? पिकासो और ब्राक को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चले। अब इधर अपन देखेंगे तो अब ये पूछ रहा सही मिलान कीजिए सूची ए और सूची बी को। चिनार वृक्ष, ओलंपिया, बेलेली परिवार और सनान मगन युवतियां। तो इधर देखो देगा, मोने, माने, मोने और रेनवार। तो अपन को पता है कि जो बेलेले परिवार, जो बेले फैमिली है, बेलेली जो फैमिली ये किसकी है? देगा की है। तो आपको देखो सी में ए देखना है, तो जिस ऑप्शन में सी में ए नहीं उसको क्या कर दो? कट कर दो। ये लो जी, बिल्कुल कट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर बचा है। सीधा सीधा बात करें तो अब अपन देख लेते हैं जो चिनार वृक्ष है, ये चिनार वृक्ष किसका? क्लाउड मोने का। ये मोनेट इधर ध्यान रखना, ये कौन सा है? ये क्लाउड मोने का है। बात करें ओलंपिया की तो ओलंपिया का पता है किसका? ये माने का चित्र है, यानी जो ओलंपिया जो किसका है? मानेगा है। बेलेली परिवार देगा का है। और जो युवतियां हैं यानी द बाथर्स विद ए ग्रीफोन, यानी ग्रीफोन वाली स्त्रियां हैं, ये चित्र किसका है? ये रेनवार का चित्र माना जाता है। किसका? रेनवार का चित्र माना जाता है, रेनोई का चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न, पॉल गोंगव ने वुडकट और एचिंग दोनों किए। बिल्कुल किए, इन्होंने वुडकट में भी कार्य किया और एचिंग में भी कार्य किया था। लेकिन पॉल गोंगव एक चित्रकार थे, बिल्कुल थे, और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किया करते थे। तो दोनों बात क्या है यहाँ पर? सही है। तो इस ऑप्शन में देखो ए और आर दोनों क्या है? सही है। ए एंड आर बोथ करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही मिलान करें, यानी वान गो, मातिस, पिकासो और गोगिन की बात करें तो इनमें से 3 नर्तक दुख, पियानो वादन और अभ्यास और चंद्रमा व पृथ्वी। तो इसका देखो सही अगर तरीका बताऊं कि इस आंसर को कैसे निकालें तो वो तो आप देखो दुखी कौन था इसमें? दुखी था वानगो, तो वानगो दुखी था, इसलिए वानगो के साथ क्या कर दो आप? दुख कर दो। तो ए में कर दो आप बी। तो जिस ऑप्शन में ए में बी नहीं है इस ऑप्शन को ही क्या कर दो साहब? हटा दो। तो ए में आ गया बी। अब इसके बात करें आप मातिस से, तो मातिस का पता है सबको कि मातिस है, मातिस का क्या है? मातिस का है पियानो वादन का अभ्यास है। ये चित्र जो किसका माना जाता है? मातिस का माना जाता है। अब पिकासो का सबको पता है, पिकासो का बहुत फेमस प्रसिद्ध है कौन सा? 3 नर्तक। पिकासो का जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है? 3 नर्तक है। और गोगिन यानी गोंगव, इधर देखो आप, इधर आपको मिलेगा क्या? गोगिन। और गोगिन का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? चंद्रमा व पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, काली घड़ी, यानी आपको क्या करना है? मिलान करना सूची एक को बी के साथ। इधर तो क्या दे रखा है? चित्र दे रखे हैं, और इधर क्या आपको क्या कलाकार दे रखे हैं, उनके साथ आपको क्या करना है? मिलाना है। काली घड़ी, आलू भक्षी, 3 वादक और जीवन का आनंद। जीवन का आनंद, अब आंसर सही निकालने का पता है। जीवन का आनंद बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है किसकी? हेनरी मातिस की। तो आप देख लो डी में सी, डी में सी जिस ऑप्शन में नहीं है इस ऑप्शन को क्या कर दो साहब? हटा दो, हटा दो। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आप मिला लो किसका है?
काली घड़ी सबको पता है किसका, पॉल सेंजान का है। आलू भक्षी तो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, किसका, वान गो का। आलू भक्षी, पोटैटो ईटर्स, इधर इंग्लिश वर्जन देखो, पोटैटो ईटर्स। बात करें तीन वादक, तो अभी अपन ने देखा था तीन वादक किसके हैं, तीन वादक यानी 3 म्यूजिशियंस है, ये किसके हैं, ये पिकासो का माना जाता है। यानी जो 3 वादक है ये किसका माना जाता है, पिकासो का माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचमंडी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है। तो पंचमंडी के चित्रों को जो इनमें से जो प्रकाश में लेके आया था वो कौन लेके आया था, D.H. गार्डन लेके आया था। अगला प्रश्न, A.V. हेवल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। तो यानी A.V. हेवल ने भारत यानी आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, तो अपन को सबको पता है जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है वो कौन सी शैली मानी जाती है, वो मानी जाती है बंगाल शैली। तो बंगाल शैली को बढ़ावा किसने दिया था, बिल्कुल बंगाल शैली को बढ़ावा दिया था A.V. हेवल ने। ठीक है, तो ये कथन तो क्या होगा, सही हो गया। A.V. हेवल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे, बिल्कुल सही थे। इन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली थी, ये बात भी क्या सही है। तो A और R दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बात करें तो ये प्रश्न आ गए किसके, साइकोलॉजी के, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के आ गए। अब कितने प्रश्न, यहां पर 30 प्रश्न। तो चलते हैं अपन सीधे डायरेक्ट अपने चित्रकला के प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न, यानी 30 प्रश्न साइकोलॉजी के अपन ने छोड़ दिए, शिक्षा मनोविज्ञान के छोड़ दिए। इसके बाद अपन चलते हैं 118 नंबर प्रश्न से दोबारा अपनी चित्रकला के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ताजा चूने के प्लस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है यानी फ्रेस्को। कौन सी कहलाती है, फ्रेस्को कहलाती है। अगला प्रश्न, मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा यानी अपरिष्कृत किसके उदाहरण है। इधर देखो, सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, रफ आर एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये किसके हैं, मुलायम, कठोर, ये सारे क्या होते हैं, पोत होते हैं, यानी ये टेक्सचर होते हैं। अगले प्रश्न पर चले, सीधी, घुमावदार, जिगजैग, जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, विकिरण, क्षितिज आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं। तो ये कला के रेखा तत्व इसको क्या करते हैं, वर्णित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल कठोरतम है। तो जो सबसे कठोरतम, कठोर का मतलब होता है हार्ड, इधर देखो हार्डेस्ट देखो, और इसमें H है, H का मतलब ही क्या होता है, हार्डनेस, B का मतलब होता है ब्लैकनेस। तो इसमें क्या ब्लैकनेस तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे कठोरतम की बात करें तो सबसे कठोरतम वही होगी जिसमें ज्यादा हार्डनेस होगी, तो H पेंसिल है, ये सर्वाधिक हार्ड होगी। अगला प्रश्न की बात करें, भारतीय कला के मूल तत्व षड्डांग यानी 6 अंगों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले रूप भेद है, अपन को पता, जिस ऑप्शन में रूप नहीं है उसको क्या कर दो, आप हटा दो। सही क्रम पूछ रहा है, ये क्या कर, सही क्रम पूछ रहा है। तो इधर देखो, रूप भेदा है प्रमाणनी, अब इधर प्रमाणनी नहीं है, भाव आ गए। इधर देखो, रूप भेदा है प्रमाणनी यानी रूप भेद प्रमाण, सीधा ही आ गया, रूप भेद प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका, भंग। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो रूप भेद के बाद भाव दे दिया, तो ये यही गलत हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न, कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु, यानी कला की परिभाषिक शब्दावली की बात करें तो उसमें निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को क्या कहते हैं। निरंतर गतिशील बिंदु अगर अपन लगाते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को स्पर्श करने, किसी वस्तु को अपन स्पर्श करेंगे, छुएंगे या देखने से उसकी सतह के बारे में अगर अनुभव होता है तो उसे क्या कहते हैं। अब इनमें से सतह के बारे में अपन को पता किसका चलता है, टेक्सचर यानी पौत, जो धरातल होता है उसका पता अपन को क्या है, स्पर्श करने से या देखने से या छूने से अपन को क्या पता चल जाता है। अगला प्रश्न, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर, शाही लगाकर और उस शाही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोलोग्राफ। क्या कहलाता, कोलोग्राफ। यानी यूं कहे तो ये कोलाज की तरह ही क्या है, एक प्रक्रिया मानी जाती है, यानी कोलाज की ही प्रक्रिया क्या है, कोलोग्राफ कहलाती है। अगला प्रश्न, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। तो लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम की बात करें तो सबसे पहले अपन को पता है लिनोकट क्या है, एक सीट होती है, सबसे पहले उस पर अपन ड्राइंग करते हैं, फिर उस ड्राइंग के स्थान पर कटिंग करते हैं, कार्विंग करते हैं, फिर उसमें अपन क्या करते हैं, शाही लगाते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं अपन, प्रिंटिंग यानी छापा ले लेते हैं, प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो लिनोकट की तो ये प्रक्रिया रहेगी, ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। अगला प्रश्न, शाही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो शाही को रगड़कर
पहले लगाते हैं, फिर उसको रगड़ कर क्या कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं। तो ये प्रक्रिया किसमें अपनाई जाती है, ये प्रिंट मेकिंग में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, काले व सफेद रंग को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? क्या तटस्थ रंग है? बिल्कुल है, तटस्थ रंग है। लेकिन इसके दिए गए ऑप्शन में और देख लो आप, गर्म रंग है क्या, नहीं है, प्राथमिक है क्या, नहीं है, ठंडे है क्या, नहीं है। तो वैसे भी सीधा ऑप्शन निकल गया, कौन सा, तटस्थ रंग। अगला प्रश्न, वह स्पॉट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। यानी वो स्पॉट स्थान जिस पे अपन चित्रांकन करते हैं, यानी चित्र बनाते हैं, तो किस पे बनाते हैं, चित्र अपन अंतराल पे बनाते हैं। किस पे, यानी खाली स्थान, यानी अंतराल, स्पेस, चित्र कहां बनाते हैं, स्पेस पर बनाते हैं। अगला प्रश्न, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो जो उपयोगी होगी वही करेगी ना, उपयोगी कला। अगला प्रश्न, गढ़ी कलाकार परिसर कहां स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? यानी पेस्टल रंग है जो जिसको अपन घिस कर पेस्ट करके लगाते हैं, वो स्थायी नहीं होते। उनको स्थायी करने के लिए अपन इस पे क्या लगाते हैं, कौन सा तरल लगाते हैं, तो उस पे अपन फिक्सेटिव लगाते हैं, जिससे क्या हो जाए, ये फिक्स हो जाए, स्थायी हो जाए। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। यानी चित्र के अलावा अपन बात करें तो विविध सामग्री, यानी चित्र के अलावा विविध सामग्री, अलग अलग सामग्री या कोई पदार्थ ला करके चिपका देना, इस प्रकार से अगर चित्र बनाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोलाज। इस प्रकार की प्रक्रिया कोलाज में अपनाई जाती है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया वो किसमें अपनाई जाती है, कोलाज में अपनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राग ऐतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो सबको पता है ये रंगों में पशुओं की या जानवरों की चर्बी मिलाया करते थे। शिकार के दृश्यों की बात करें तो शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित हुए? तो शिकार के दृश्य हैं ये कोटा शैली में क्या है, मुख्य रूप से चित्रित किए गए। अगला प्रश्न, कला शब्द का प्रथम प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कला शब्द का प्रथम प्रयोग, कला के लिए कला शब्द का प्रथम प्रयोग जो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, प्राग ऐतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, इनमें से किन स्थलों से प्राग ऐतिहासिक चित्र मिलते हैं? भीमबेटका से बिल्कुल मिलते हैं, सीतनवासल और एलोरा से नहीं मिलते, तो कट। सिगनपुर भीमबेटका से मिलते हैं, लेकिन महाबलीपुरम से प्राग ऐतिहासिक चित्र नहीं मिलते। रायगढ़, एलोरा, लिखुनिया, यानी एलोरा से नहीं मिलते, तो बचा हुआ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए क्या, लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमंडी से प्राग ऐतिहासिक जो चित्र है ये प्राप्त होते हैं। यहां से क्या है, प्राग ऐतिहासिक जो चित्र है ये प्राप्त हो जाते हैं। चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो सोमेश्वर का जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है, मानसोलास है। कौन सा ग्रंथ है ये, मानसोलास है, जो सोमेश्वर का बहुत ही प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो ये प्रश्न क्या हो चुका है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है यहां पर। तो ये कितने, ये 9 भागों में क्या है, विभक्त है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के जो रचयिता है वो पाणिनि है। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सी रेखाएं व्याकुल मनस्थिति का प्रतीक करती है? तो व्याकुल की बात करें तो इसमें जो कर्णवत रेखाएं हैं ये व्याकुलता क्या करती है, प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में देखें तो ये क्या होता है, डायगोनल लाइन। क्या होती है ये डायगोनल लाइन है, ये क्या है, व्याकुलता जो मनस्थिति है उसका क्या प्रतीक मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, कलाम परवरम चित्र श्लोक किस ग्रंथ का है? तो कलाम परवरम ये जो श्लोक है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये जो श्लोक है जो माना जाता है। चित्र में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? अगर चित्र में अगर दृष्टि प्रभाव को अपन महत्व दें तो उसको कहते हैं क्या, प्रभाविता। अगला प्रश्न, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। यानी आधुनिक चित्रकारों की बात करें तो वो एक के प्रति क्या है, बहुत सचेत है। तो किसके प्रति है ये पोत के प्रति बहुत सचेत हैं, जिसे पोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अंतराल को जो भूमि बंधन है ना वो कहा गया है सम्रांगण सूत्रधार में। अगला प्रश्न, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो टेम्परा रंग कैसा होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी? ये अपारदर्शी होता है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ।
खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो ये हुआ था अपभ्रंश शैली में। एलोरा में कितने गुफा मंदिर है? तो एलोरा में 34 गुफा मंदिर है। ताड़पत्र पर अंकित जो अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? तो ताड़पत्र पर अंकित जो अंगसूत्र ये ग्रंथ है, ये अपभ्रंश शैली से क्या संबंधित माना जाता है? कौन सी अपभ्रंश शैली से संबंधित माना जाता है? तो इसी के साथ जो आरपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे प्रश्न अपन क्या कर चुके हैं? हल कर चुके हैं। और एक बार पुनः मैं आपको कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर व्यक्त करें, किस प्रकार के टॉपिकों को अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक पहले पढ़ें, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ें। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए पेपर के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।